जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में जो हम लोग केमिस्ट्री में अग्रवाल का अनसॉल्व कर रहे हैं, जिस पर मैंने हर बार आपको कहा है कि आप लोग कोई भी अनसॉल्व सेट का हल कर रहे हो, चाहे राजीव का हो, चाहे एचएम का हो, चाहे एक्स का हो। जैसे हम लोग 2022 का सेट पहला हल कर रहे हैं, जीएच हल कर रहे हैं। इसकी प्रीवियस वीडियो में हम लोग 2019 से लेकर लगातार हल करते आ रहे हैं, जिसमें आज हम 2022 के सेट 1 जीएच को हल कर रहे हैं। आप लोग राजीव से हल कर रहे हो, एचएम से हल कर रहे हो, एक्स से हल कर रहे हो, किस हल कर रहे हो, जीएच को देखिए। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या है और किस प्रकार से लिखना है, एग्जाम में आपको बता ही दिया था हमने। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास कह रहा है प्रति एकक कोष्ठक में 2 परमाणु की कुल संख्या रहती है। तो 2 परमाणु आपके पास हमने पढ़ाया था ना, आपको ध्यान होगा, आपको फर्स्ट लेसन का ही है। जैसे एक का कौन सा सही है, आपके पास दूसरा सही है। दूसरा क्यों सही है, आपको पता है कि पहला ऑप्शन देगा फलक केंद्र, तो फलक में कितने होते हैं और एससीसी में एक होते हैं, जो कि सरल या आद्य कहते हैं उसको। बीसीसी में 2 होते हैं, जिसको हम लोग घनी कहते हैं, अंताघनी। और एफसीसी में आपके पास 4 होते हैं, जिसको एफसीसी यानी फलक केंद्रित कहते हैं। तो आपको पता ही है, आपको गिना दिया था हमने। तो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 1 का खा में कहेगा 400 ml बिलियन में 7 ग्राम NaOH घुला है, तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखो इन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का खा, तो हम लोगों का उत्तर 1 का खा में कहेगा 400 ml बिलियन, तो बिलियन 400 ml बिलियन, तो कुल बिलियन कितना है, कुल बिलियन जो है वो है 400 ml मिलीलीटर। मिलीलीटर को कन्वर्ट करेंगे हम लोग लीटर में, तो हो जाएगा 400 बटे 1000 ये लीटर। 1 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये आ गया 4 बटे 10 लीटर। 7 ग्राम NaOH घुला है, 7 ग्राम NaOH, तो हम लोग NaOH का द्रव्यमान निकालेंगे। द्रव्यमान का मतलब होता है इसका भार। आपको पता है कि सोडियम का होता है 23 भार, ऑक्सीजन का 16 होता है भार, हाइड्रोजन का 1 होता है भार। तो ये m बराबर आपके पास 16 यानी 16 और 1 17 3 ये 40 हो गया, 40 ग्राम। ठीक, ये इसका क्या निकला भार निकला। इसमें कहेगा बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, बिलियन की मोलरता। देखो बिलियन की मोलरता, तो मोलरता बराबर फार्मूला क्या होता है, मोलरता बराबर फार्मूला आपके पास होता है मोलों की संख्या बटे कुल मोल। तो एक मोलों की संख्या, 1 मोल बटे कुल मोल, तो मोलों की संख्या बटे कुल मोल। अब मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, मोलों की संख्या हमेशा हम लोग जो भी, जैसे मान लो कि इसमें कितना ग्राम दिया गया है, 7 ग्राम ना, तो 7 ग्राम में 40 ग्राम घुला हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे 7 बटे 40 और पूरे बटे कुल बिलियन। कुल बिलियन हमारे पास कितना है, 4 बटे 10। कुल बिलियन हमारे पास कितना है, 4 बटे 10, 4 बटे 10। तो ये जाएगा 7 बटे 40 इंटू 10 बटे 4, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 7 बटे 28। जब इसका भाग लगाओगे तो भाग लगाने पर आपके पास आ जाएगा मोलरता m बराबर 0.437 मोल लीटर इनवर्स। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, पहला ही ऑप्शन आपके पास सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपके पास सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए तो आपको पता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, क्या होता है, सेकेंड इनवर्स। इसके बाद जल अपघटन पर बेंजेमाइड बनाता है, तो जल अपघटन पर बेंजेमाइड क्या बनाता है, बेंजोइक अम्ल। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपके पास दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल। तीसरा RNH2 + CHCl3 KOH एल्कोहल रिएक्शन अभिक्रिया कहलाती है। सबसे पहले तो इसमें दिया गया है कि गाटरमान काक अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया और स्मिट अभिक्रिया। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि जो RNH2 है, R का मतलब क्या है, कार्बन,
एल्क, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्क कहते हैं, ठीक है। और NH2 किसका प्रतीक है, NH2 एमीन का प्रतीक है। NH2 जो है वो किसका प्रतीक है, एमीन का प्रतीक है, ठीक है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा हमारे पास, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक। अब एक चीज का ध्यान रखना इसमें कि 4 नंबर, एक का 4 नंबर में कह रहा है RNA में उपस्थित क्षारक है। इसको लिख देते हैं फटाफट। इसे आपके पास एक का गा, तो एक का गा में आपका कौन सा सही है, दूसरा, हाँ दूसरा सही है। फिर एक का घा, एक के घा में कौन सा सही है आपके पास, एक के घा में भी दूसरा सही है, दूसरा। और इसके बाद एक का इंग्या, तो एक के इंग्या नंबर में भी कौन सा सही है आपके पास, दूसरा ही सही है, सब में दूसरा ही सही है। इसका अधिकतर ऑप्शन दूसरा ही सही है। इसके बाद इंग्या, और 4 नंबर में देखो एक का चा, एक के चा में ये कह रहा है RNA में उपस्थित क्षारक है। हमने क्षारक के लिए आपको ट्रिक बताया था ना, ATGC, ये होता है DNA के लिए, और AUGC ये होता है RNA के लिए, कोडवर्ड है ये। तो T कन्वर्ट टू G यानी ये RNA के लिए, तो एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन, साइटोसिन। देखो जरा ये किस में है, तो ये दोस्तों आपके पास ऑप्शन चौथे में है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपके पास, चौथा, ठीक। अब देखो दूसरे का में कह रहा है सिल्वर CCP जालक बनाता है, और इसके क्रिस्टलों के एक्स किरणें अध्ययन द्वारा पता चला कि एकाकोष्ठीय कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दूसरे का उत्तर, दूसरे का में क्या क्या दिया गया है वो पहले लिख लेते हैं। लिखेंगे कि कोर की लंबाई को हम लोग लिखते हैं A से, किस लिखते हैं, A से। तो A बराबर 408.6 पिकोमीटर, इसको कन्वर्ट कर लो तो हो जाएगा 408.6। अब एक चीज का ध्यान रखना कि पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 पिकोमीटर बराबर 10 की घात -12 मीटर, तो 10 की घात -12 मीटर, ये हो गया। इसके बाद इन्होंने ये कहा है सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। घनत्व को रो से भी लिख सकते हैं, सिग्मा से भी लिख सकते हैं, चाहे जिससे लिखो, तो रो बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। इसके परमाणु द्रव्यमान को लिखेंगे हम लोग यम से, तो यम बराबर हमारे पास ये दिया गया है 107.9 यूरे यानी एटमॉस यानी यूरेनियम नहीं, ये हो गया एटमॉस यूरेनियम, ठीक है, यानी यूनिट दिया गया ये 107.9, जिसको हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था AMU जिसे कहते हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ यूनिट इसका पूरा नाम हो गया। तो इसमें अब देखो फार्मूला क्या लगाओगे आप लोग, रो बराबर जेड यम इंटू, जेड क्या है, जेड है इसमें परमाणु संख्या, यम क्या है द्रव्यमान, बटे A क्यूब इंटू NA। A क्यूब क्या है, कोर की लंबाई, NA क्या है, अवोगाद्रो संख्या। अब यहां पर क्या है, किसकी बात कह रहा है ये कह रहा है CCP जालक यानी FCC में आपको पता है कि परमाणु क्रमांक Z का मान कितना होता है, Z का मान होता है 4, SCC में 1, BCC में 2 और FCC में 4 मान रखो। तो रो बराबर Z का मान 4, यम का मान है 107.9 और बटे A क्यूब का मतलब हो गया है 408 इंटू नहीं 0.6 लगाना है, 0.6 लगाना है हमें, ठीक, क्या लगाना है 0.6। अब ध्यान देना, तो 0.6 इंटू इसको कन्वर्ट कर लो 10 की घात -3 में, ठीक, 10 की घात -3 में, और इंटू
10 की घात -12 का क्यूब इंटू आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या आपको पता ही है कि मान क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये किसका मान होता है? आवोगाद्रो संख्या। ठीक, अब इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे, इसका गुणा भाग करोगे, इसका 3 बार यानी 408.6 इंटू 408.6 इंटू जब सॉल्व करोगे तो लगभग आपके पास ये रो बराबर आपके पास इसको कैंसिल वगैरह करने पर आंसर आ जाएगा 105 नहीं 10.5 क्या जगह 10.5 और मात्रक इसका है ग्राम सेंटीमीटर की घात -3, ग्राम सेंटीमीटर की घात -3 और यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना आप लोग, मोबाइल से गुणा भाग कर लेना इसका। अब देखो क्वेश्चन नंबर खा, दूसरे का खा में क्या कह रहा है? दूसरे खा में कह रहा है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं? विलेय की वाष्प दाब एवं मूल प्रभाज में आपेक्षिक अवनमन के बीच संबंध का व्यंजक लिखिए। देखो दूसरे का खा, तो अब लिखोगे उत्तर दूसरे का खा, क्या लिखोगे? उत्तर दूसरे का खा। हेडिंग क्या डालोगे? वाष्प दाब। देखो हेडिंग डालोगे आप लोग वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, उत्तर दूसरे का खा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अच्छा, उन्नयन अवनमन तो आपको हाई स्कूल में पढ़ाया गया था मैथमेटिक्स में। उन्नयन किसे कहते हैं? किसी चीज का बढ़ना। अवनमन किसे कहते हैं? किसी चीज का घटना। यानी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का कम होना, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और वाष्प दाब का बढ़ना तो उसका उन्नयन। तो सिंपल सी बात है। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं? वाष्प दाब का कम होना वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक है, देखो इसको लिख देते हैं। तो यदि कोई अवाष्पशील पदार्थ, यदि कोई अवाष्पशील पदार्थ किसी विलायक में घोला जाए तो किसी विलायक में घोला जाए तो वाष्प दाब में कमी रहती है, वाष्प दाब में कमी आ जाती है। ठीक, इसे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। यदि कोई अवाष्पशील पदार्थ, उसका वाष्प ना हो, यदि कोई अवाष्पशील पदार्थ किसी विलायक में घुला जाए, हमेशा विलय को विलायक में ही घुला जाता है, विलायक में घुला जाए तो वाष्प दाब में जो भी कमी आती है उस कमी को हम लोग वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। और यही हेडिंग अगर आप लोगों को उन्नयन के लिए कहना है तो उन्नयन का मतलब होता है वाष्प दाब में वृद्धि हो जाए तो इसे वाष्प दाब का उन्नयन कहते हैं। ठीक, इसमें और पूछा गया है कि अपेक्षिक अवनमन में मूल प्रभाज के बीच संबंध का व्यंजक लिखना। देखो संबंध का व्यंजक, तो आप लोग लिखोगे कि अपेक्षिक अवनमन एवं मूल प्रभाज के बीच, अपेक्षिक अवनमन एवं मूल प्रभाज के बीच संबंध। अच्छा, इसके बीच संबंध क्या है? संबंध आपको बताते हैं P माइनस पी नॉट बटे P, तो P माइनस पी नॉट या पी एच बटे P बराबर N बटे N प्लस कैपिटल N। ठीक, अब ध्यान देना यहां पर ये क्या है? ये आपेक्षिक अवनमन है वाष्प दाब में। ये वाष्प दाब है, वाष्प दाब में होने वाले कमी को PS से लिखा हमने या P नॉट से लिखो आप लोग, जिससे लिखो कोई दिक्कत नहीं। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी हुई है और ये क्या है? ये मोल प्रभाज के लिए फार्मूला है। तो इन दोनों के बीच ये संबंध है। तो P माइनस पी नॉट बटे P बराबर N बटे N प्लस N, या तो फिर आप लोग कह सकते हो P माइनस पी एच बटे P बराबर N बटे N प्लस 1। ठीक है, दो क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर आपका दूसरे का गा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए। अच्छा, मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको हमने पढ़ाया था। मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? जब किसी धातु के क्षण के उसी के विलयन में, जब किसी धातु के क्षण को उसी के विलयन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर डुबो जाता है तो उससे उत्पन्न विभव को हम लोग क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो इन्होंने कहा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। तो एक काम करो, आप लोग इतने का शॉर्ट कर लो, फिर आगे को हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर पहले शॉर्ट कर लो। देखो दूसरे का जो गा नंबर में कह रहा है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव अभी जो हमने बताया भी था आपको कि मानक इलेक्ट्रोड को उसी के विलयन में डुबोया जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बाद बाकी आपको शो अप करा देंगे, इसका जो भी आंसर है हम केवल चित्र के अनुसार आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक पात्र लेते हैं। क्या करते हैं? एक पात्र लेते हैं। उस पात्र में हम लोग क्या करते हैं? हम तो क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल रखते हैं। इस पात्र में क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल रखते हैं। इस पात्र में ये जो दिख रहा है पानी नहीं है, ये क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल है। इस क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल में हम लोग क्या करते हैं कि एक प्लेटिनम की छड़ को डालते हैं। क्या करते हैं? प्लेटिनम की छड़ को डालते हैं। प्लेटिनम की छड़ में फिर उसी की छड़ में प्लेटिनम ब्लैक ऊपर और ज्यादा ब्लैक कर देते हैं, उसको प्लेटिनम की और परत चढ़ा देते हैं। इसी पर प्लेटिनम की और परत चढ़ा देते हैं। फिर इसके हम लोग कांच के ग्लास से इसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, बाहर से हाइड्रोजन गैस यानी एटीएम वायुमंडलीय दाब के अनुसार हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं और जिसके कारण हाइड्रोजन के बुलबुले बनने लगते हैं और यही इसका क्या है? अम्ल है। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन आगे आपका क्या कह रहा है। आगे में ये कह रहा है कि विद्युत अपोहन की उपयोगिता लिखिए। विद्युत अपोहन नहीं पूछा गया, विद्युत अपोहन की उपयोगिता पूछा गया है। तो विद्युत अपोहन की उपयोगिता क्या है? कोलाइडी विलयनों के शोधन में, कोलाइडी विलयनों को शुद्ध करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? विद्युत अपोहन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखो इन्होंने कहा है कि स्टोइकियोमेट्रिक दोषों को सचित्र समझाइए। स्टोइकियोमेट्रिक दोष क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक दोष का मतलब क्या होता है? अपूर्णता, कमी। दोष का मतलब क्या होता है? कमी। देखो जैसे इन्होंने कहा सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें क्या होता है कि जो आयन है ना, जो धन आयन हो चाहे ऋण आयन हो, जैसे मान लो कि धन आयन है, ये अपना स्थान छोड़कर बाहर कहीं नहीं, यहाँ कहीं सेट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो सेट हो जाते हैं। या धनायन अपना स्थान छोड़कर कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक दोष। क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक दोष। तो स्टोइकियोमेट्रिक दोष किसे कहते हैं? जिसमें धन आयन या ऋण आयन अपना स्थान छोड़ देते हैं और उसी ही जैसे मान लो कि ये जो भी आपका धातु है उसी धातु में ही रहते हैं। तो इसका द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ता, आयतन में भी फर्क नहीं पड़ता, घनत्व में भी कोई नहीं फर्क नहीं पड़ता है। इसे स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। ठीक है, इसमें और कुछ पूछा गया क्या? नहीं, और कुछ नहीं। फिर इसके बाद देखो इन्होंने कहा है तीसरे का, ये तो का था, तीसरे का खा, तनु तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल की तांबे से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरे का खा, तो लिखोगे आप लोग उत्तर तीसरे का खा, उत्तर तीसरे का खा। तीसरे का खा में कह रहा है तनु तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल की तांबे से अभिक्रिया। सबसे पहले तनु की क्रिया करवाते हैं। तनु नाइट्रिक अम्ल, तनु नाइट्रिक अम्ल की तांबे से क्रिया, तांबे से क्रिया। देखो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे, इसमें क्या करेंगे? Cu ले लेंगे, विद बैलेंस कर देते आपको। हाँ, 4Cu लेंगे प्लस हम लोग 10HNO3 लेंगे और रिएक्शन हमारे पास हमें पता है कि Cu के साथ NO3 मिलेगा, H नहीं NO3 मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 4CuNO3 का होल्टॉइज और प्लस 5H2O
और इसके दौरान तनु लेने पर बस एक चीज क्या होता है कि N2O बनता है। क्या बनता है? N2O बनता है। अब हम लोग लेंगे सांद्र, किसके साथ? सांद्र। तो सांद्र के साथ जब करेंगे, सांद्र HNO3 प्लस किसके साथ? कॉपर के साथ। तो इसके दौरान हम लोग लिखेंगे, कॉपर लिखेंगे प्लस 4HNO3 लिखेंगे, ठीक है। रिएक्शन के दौरान क्या बनेगा? CuNO3 का तो वोल्टेज बनना ही है, ठीक, प्लस 2H2O प्लस ये हो जाएगा 2NO2। बस यहां पर NO2 बनता है, यहां पर N2O बनता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसी का ही, कि एक दंतुर लिगेंड को उदाहरण की सहायता से समझाइए। देखो एक दंतुर लिगेंड, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग लिखेंगे तीसरे का गा, उत्तर तीसरे का गा। एक दंतुर लिगेंड किसे कहते हैं? जो केंद्र दाता परमाणु के साथ, यानी जो भी लिगेंड केंद्र दाता परमाणु के साथ एक लिगेंड अगर जुड़ा हो, तो उसे हम लोग कहते हैं एक दंतुर लिगेंड। जैसे मान लो कि केंद्र दाता परमाणु के साथ या OH जुड़ा हो या Cl जुड़ा हो, ठीक है, ये सब अगर जुड़ा हो तो उसे हम लोग कहते हैं एक दंतुर लिगेंड। अगर केंद्र दाता परमाणु के साथ 2 लिगेंड जुड़ा हो तो द्विदंतुर लिगेंड, केंद्र दाता परमाणु के साथ 3 लिगेंड जुड़ा हो तो 3 दंतुर लिगेंड, ठीक है। तो एक दंतुर लिगेंड किसे कहते हैं? केंद्र दाता परमाणु के साथ अगर एक लिगेंड जुड़ा हो तो उसे एक लिगेंड उपसह संयोजन बंध बनाता हो तो उसे एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। इसके बाद ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना में अंतर क्या है? ग्लूकोज ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकृत होकर क्षारकीय अम्ल ग्लूकोनिक अम्ल देता है, जिसमें CHO समूह उपस्थित होता ही है उसमें, ठीक है। अतः यह सिद्ध हो रहा है इसका, यानी ग्लूकोज को जब ब्रोमीन अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करते हैं, ब्रोमीन जल के साथ, तो क्षारकीय अम्ल ग्लूकोनिक अम्ल देता है और जिसमें CHO समूह उपस्थित होता है। और फ्रक्टोज ब्रोमीन जल से कोई विक्रिया नहीं कर पाता है, अतः इसमें CHO समूह अनुपस्थित होती है, लेकिन कीटोन समूह CO समूह उपस्थित होती है इसमें। तो हम लोग कह सकते हैं ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में CHO तथा CO की संरचना का अंतर है, इसमें ये अंतर है। तो ध्यान रखना, ग्लूकोज को अगर ब्रोमीन जल के साथ मिलाओगे तो CHO आपको मिलेगा, CO नहीं मिलेगा। अगर आपको फ्रक्टोज को ब्रोमीन जल के साथ मिलाओगे तो उसको आपको CHO नहीं मिलेगा, CO मिलेगा। बस इतने का अंतर है, CHO और CO का अंतर है, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 का का। तो 4 का का देखने से पहले इतने का दोस्तों आप लोग शॉर्ट कर लो। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे चौथे का में कह रहा है एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्ज ऊर्जा की गणना कीजिए। देखो हमारे पास क्या दिया गया, हम लोग करेंगे चौथे का लिखेंगे उत्तर चौथे का हमारे पास ई सेल का मान हमारे पास दिया गया है, ठीक है। इसका मान हमारे पास क्या दिया गया है? ई नॉट सेल का मान 1.1 वोल्ट। इसके बाद समीकरण दिया गया हमारे पास ZnS यानी सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, ये बिलियन है यानी एक्वा है, और रिएक्शन के बाद Zn2 पॉजिटिव और ये एक्वा है और प्लस CuS ये है। इसके लिए आपको क्या करना है? गिब्ज ऊर्जा के लिए फार्मूला, मतलब गिब्ज ऊर्जा आपको ज्ञात करना है। ये तो कहा ना गिब्ज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो देखो सबसे पहले सेल की मानक गिब्ज ऊर्जा हम लोग जानते हैं, ये लिख लेते हैं। सेल की मानक गिब्ज ऊर्जा ये क्या होता है? सेल की मानक गिब्ज ऊर्जा दोस्तों बहुत जरूरी है सिलेबस पढ़ना, इसलिए जब भी सिलेबस पढ़ाया था हमने आपको बताया था कि डेल्टा आर
जी नॉट बराबर माइनस एन ई एफ या एन एफ ई नॉट, ये होता हमारे पास सेल की मानक गिब्ज ऊर्जा। इसमें हम लोग मान रखेंगे, तो उसके लिए हमने सबसे पहले सेल अभिक्रिया जानना है। सेल अभिक्रिया बहुत जरूरी है। सेल अभिक्रिया भी आपको हमने पढ़ाया था। सेल अभिक्रिया, एक अभिक्रिया होती है एनोड पर, एक होती है कैथोड पर। एनोड पर अभिक्रिया क्या होगी और कैथोड पर अभिक्रिया क्या होगी ये बता देते हैं। जैसे जेड एन या जिंक, जिंक ने क्या किया जानते हो? जिंक ने क्या किया? जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया, तो ये एनोड पर किया अभिक्रिया हुआ। तो जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉन का दान किया? 2, क्योंकि 2 पॉजिटिव का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया। कॉपर की अभिक्रिया हम लोग कैथोड पर दिखाएंगे, क्योंकि इसने कैथोड पर क्रिया, तो Cu2 पॉजिटिव का मतलब है ये इसने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और क्या बना? कॉपर। ठीक, ये यश का मतलब सॉलिड है, कॉपर बना। तो ये एनोड का क्रिया और ये कैथोड का क्रिया, दोनों कंडीशन में कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है। अर्थात हम लोग कहेंगे n का जो मान है ये है 2। n चाहिए ना, n का मान क्या है? 2। और जो फैराड है, f का मतलब होता है फैराड, तो फैराड हम लोग जानते हैं कि फैराड का मान होता ही है 96,500 कूलाम, या बराबर 96,500 कूलाम। ये आप लोग जानते हो किसका मान है? f का मान है। अब देखो इसके अनुसार जब मान रखेंगे, ठीक, तो डेल्टा आर जी नॉट बराबर एक गिब्ज ऊर्जा हो गया सेल की, माइनस n का मान 2 इंटू एफ का मान हो गया 96,500 इंटू ई नॉट का मान है 1.1, दशमलव हटा के हम लोगों ने 1 जीरो बढ़ा लिया, 1 जीरो से 1 जीरो हम लोगों ने कैंसिल कर लिया। तो हमारे पास गुणा करो 0 का 0, 5 दूनी 10 बचा 1, 6 दूनी 12 और 1 13 बचा 1, 9 दूनी 18 और 1 19 इंटू 11। तो हम लोग कहेंगे यहां पर लिख देते हैं, हाँ चलो यहीं पर लिख देते हैं, डेल्टा आर जी नॉट बराबर माइनस का 00 का 00, 11 तिया 33 बचा 3, 11 निमा 99 और 3 102 बचा 10, 11 और 10 हो गया 21, 11 और 10 कितना आ गया? 21, 23, टिक 00, ये आ गया इसका आंसर। मात्रक क्या बनेगा? ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक जूल, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, चौथे का खा, निम्न पर टिप्पणियां लिखिए। नंबर 1, वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन क्या है? वैद्युत कण यानी कोलाइडी कणों का धनायन या ऋणायन आवेश होता है। सबसे पहले कोलाइडी कणों का क्या होता है? धनायन या ऋणायन होता है, ठीक, जिससे ये कण विद्युत प्रभाव के क्षेत्र में विपरीत आवेश इलेक्ट्रोड की ओर चलने लगते हैं। इस घटना को हम लोग वैद्युत कण संचलन कहते हैं। तो इसको कैसे समझेंगे? सबसे पहले देखो, वैद्युत का मतलब क्या होता है? फिजिक्स में हमने आपको पढ़ाया था अनुगमन वेग। अनुगमन वेग में आपको बताया था हमने कि अनुगमन वेग किसे कहते हैं? जिधर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं जस्ट उसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है। जिधर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं उसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है, इसे अनुगमन वेग कहते हैं। उसी घटना को केमिस्ट्री में हम लोग वैद्युत कण संचलन कहते हैं। वैद्युत के कणों का चलना वैद्युत कण संचलन कहते हैं। यानी कोलाइडी कणों का धनायन ऋणायन आवेश होता ही है। कोलाइडी कणों में भी धन आवेश भी होता है, ऋण आवेश भी होता है, जिससे कण विद्युत प्रभाव के क्षेत्र में विपरीत आवेश इलेक्ट्रोड की ओर, यानी आवेश इलेक्ट्रोड की ओर, इलेक्ट्रोड के विपरीत ओर, यानी विद्युत प्रभाव क्षेत्र में विपरीत आवेश इलेक्ट्रोड की ओर चलने लगते हैं। जो विपरीत आवेश है वो इलेक्ट्रोड की ओर ही चलने लगते हैं। जिधर इलेक्ट्रोड है उधर चलने लगते हैं। इस घटना को वैद्युत कण संचलन कहते हैं। सिंपल सा, अगर ये भूल जाओ तो वैद्युत के कणों का चलना वैद्युत कण संचलन कहलाता है। लेकिन कोलाइडी विलयनों में विद्युत के कणों का चलना वैद्युत कण संचलन कहलाता है। स्कंदन, जब किसी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य का विलयन
मिलाते हैं। विद्युत अपघट्ट, विद्युत अपघट्ट जानते हैं, नमक का जलीय विलयन, उसको विद्युत अपघट्ट कहते हैं। बार बार विद्युत अपघट्ट करते हैं तो नमक का जलीय विलयन विद्युत अपघट्ट विलयन कहलाता है। हाँ, तो जब किसी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्ट का विलयन मिलाते हैं, कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन में हम लोग क्या मिलाएंगे, विद्युत अपघट्ट का विलयन मिला देंगे, तो कोलाइडी कणों के आवेश को विद्युत अपघट्ट के विलयन से विपरीत आवेशित आयन उदासीन करता है, फलस्वरूप उसका आकार बढ़ जाता है। इस घटना को हम लोग स्कंदन कहते हैं। स्कंदन किसे कहते हैं, कोलाइडी विलयन होना चाहिए। उस कोलाइडी विलयन में देखो मान लो कोलाइडी विलयन है, उस कोलाइडी विलयन में हम लोग क्या करेंगे, उस कोलाइडी विलयन में हम लोग विद्युत अपघट्ट मिलाएंगे। उस कोलाइडी विलयन में हम लोग क्या करेंगे, विद्युत अपघट्ट मिलाएंगे। ठीक, अब विद्युत अपघट्ट मिलाने पर जो कोलाइडी के कणों को विद्युत अपघट्ट के विलयन में विपरीत आवेश आयन उदासीत करता है, जो उसके विपरीत आयन है उसके कणों को उदासीन कर देता है और फलस्वरूप उसके आकार बढ़ जाता है। इस घटना को विद्युत कण संचलन कहते हैं। ठीक ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए चौथे का गा। एनिलीन के नाइट्रीकरण की विधि और अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। एनिलीन जानते हो ना आप लोग, अगर कार्बन के साथ NH हो तो उसको एनीन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, एनीन। और बेंजीन के साथ अगर NH हो तो उसको हम लोग एनिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एनिलीन। तो एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण नहीं कराया जा सकता है। एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण नहीं कराया जा सकता। क्यों नहीं कराया जाता है, क्योंकि NH2 समूह के R प्रभाव के कारण, R का मतलब होता है कार्बन, R प्रभाव के कारण बेंजीन वलय अधिक सक्रिय होता है, क्योंकि इसमें R का प्रभाव होता है, कार्बन का प्रभाव होता है, जिसके कारण बेंजीन का वलय बहुत ही सक्रिय हो जाता है, एक्टिव होता है। अतः नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण एनिलीन को ऑक्सीकृत कर देता है। नाइट्रिक का मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल मिलाना, नाइट्रिक अम्ल का मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल मिलाना, और ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है, प्रबल, ये बहुत शक्तिशाली होता है, जिसके कारण अगर डायरेक्टली हम लोग NH का क्रिया करवा देंगे तो ये इसको हटा देगा। तो हटना नहीं चाहिए, वहां पर हमें ये इसको बना रहना चाहिए, तो इसको हटा देगा। इसलिए डायरेक्टली इसका क्रिया हम लोग क्या करते हैं, पिरीडिन की उपस्थिति में, या हम लोग कह सकते हैं एसिटिल क्लोराइड की उपस्थिति में इसकी क्रिया करवाते हैं। तो जब इसकी एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर NH तो NH रहेगा ही, तो CO और CH3 आके जुड़ता है, इसका एक H इसके Cl से जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, HCl। अब आसानी से इसको, अब ये प्रबल हो गया है तो नाइट्रिक अम्ल इसको हटा नहीं सकता है, तो नाइट्रिक अम्ल के साथ इसके विक्रिया करवा देते हैं, और नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं तो आपको पता है NO2 ही आएगा। तो इसके अभी चाहे नाइट्रीकरण कराओ, चाहे हाइड्रोजनीकरण कराओ, चाहे सल्फोनीकरण कराओ, हमेशा एक आके जुड़ता है आर्थो पे, एक आके जुड़ता है पैरा पे, इसे ही हम लोग नाइट्रीकरण, हाइड्रोजनीकरण, सल्फोनीकरण कहते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर चौथे का घा। चलो आगे क्वेश्चन देखने से पहले इतने को शॉर्ट करो आप लोग। देखो चौथे का, अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है चौथे का घा। चौथे घा में कह रहा है ग्लूकोज की निम्नलिखित से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ग्लूकोज का फार्मूला वैसे तो आप लोग जानते हो, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। गिनती करो वही है, लेकिन थोड़ा सा हमने कन्वर्ट कर दिया इसको, एक बार, दो बार, यानी 4 बार, यानी 1 और 4 5 और 1 6, दो 6 बार C6H12। गिनो जरा, ये हो गया 2 2 4 8 9 10 11 12 ओस, तो H हो गया ये 4 बार और 2 6 बार, तो ये हो गया ग्लूकोज। ये फार्मूला किसका है, ग्लूकोज का, CH2OH, CHOH का होल फॉर CHO। ये किसका फार्मूला है, ग्लूकोज का, जिसको हम लोगों ने इस प्रकार से लिख दिया C6H12O6, जो ग्लूकोज का फार्मूला है। ग्लूकोज की अभिक्रिया हम लोग किसके साथ करवा रहे हैं, NH2OH के साथ। जब NH2OH के साथ करवाएंगे क्रिया तो यहां पर कुछ भी नहीं होने वाला, ग्लूकोज ऑक्सीन बनेगा। मतलब कैसे, सारा का सारा यहां से लेकर यहां तक तो सेम रहेगा, इसमें CH रहेगा, यहां पर आपके पास N, ठीक, ये OH आके ये OH, इसका H2 और इसका O हटकर बना H2O, जो कि दिखाया नहीं गया है,
जो कि दिखाया नहीं गया। तो पता है कि ऐसे रिएक्शन में तो बैलेंस किया था ना दिखाया जाता है, तो जगह दिखाया नहीं गया है तो हमने देखा ग्लूकोज ऑक्सिम बना। क्या बना? ग्लूकोज ऑक्सिम। अब ग्लूकोज की क्रिया HCN से कराएंगे तो ग्लूकोज का फॉर्मूला ये है, सेम टू सेम, कुछ भी नहीं होने वाला, यहां से यहां तक तो वही रहेगा। आपको पता है केवल O हटता है इसके से, इससे क्या हटेगा? O। तो CH का CH, इसका ESCN ESCN, इसका H और OH, तो ये हो गया OH। तो ये बन गया, इसका नाम होगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ठीक, और इसमें अगर आप लोग H2O दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो प्लस H2O। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। परासरण किसे कहते हैं? सबसे पहले जब बिलियन में जो विलेय है, विलेय अर्धपारगम झिल्ली से दूसरे पात्र में, जैसे एक पात्र से विलयन दूसरे पात्र में पहुंचता है और अर्धपारगम झिल्ली से होकर, अर्धपारगम झिल्ली किसे कहते हैं? जो अपने अंदर से विलायक को जाने ना दे उसे अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं, लेकिन विलेय को जाने दे। और विलेय का एक से दूसरे में जाना परासरण कहते हैं। और एक पात्र से दूसरे पात्र में जाने के लिए जो भी दाब लगाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं परासरण दाब। तो किसी विलयन तथा विलायक को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करके उसके परासरण को रोकने के लिए, परासरण मतलब एक पात्र से दूसरे पात्र में, यानी एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में जाने के लिए जो भी बाहरी दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध क्या है जानते हो? M बराबर WST/P। ठीक, M बराबर WST/P, ये इसका संबंध है। इसके बाद 5वें खा, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए इकाई तथा व्यंजक लिखिए। इकाई तथा व्यंजक आपको लिखना है। तो सबसे पहले लिखोगे आप लोग उत्तर नंबर 5 में का खा, उत्तर 5 का खा। हम लोग जानते हैं इधर वाले को कहते हैं रिडक्शन, और जो भी बनता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। इधर वाले को कहते हैं रिडक्शन, उधर वाले को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। अब एक चीज का ध्यान रखना कि यहां पर मान लो कि प्रारंभ में कोई ना कोई मान है जिसका मान A, तो समय बराबर 0, तो 0 समय पर कोई भी कुछ भी नहीं बना तो उसका मान प्रोडक्ट भी 0, क्योंकि अभी समय नहीं लगा। जब समय लगा ही नहीं तो कुछ बना ही नहीं, जब कुछ बना ही नहीं तो प्रोडक्ट है 0। जैसे मान लो कि समय कुछ ना कुछ समय लगा, T समय लगा, तो मान लो कि इसमें से अभिक्रिया की दर घटेगी तो x घटा, तो फिर इसमें अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, जितना इसमें घटेगी उतना ही इसमें बढ़ेगी, तो इसमें कितना बढ़ा? x बढ़ गया। कितना बढ़ा? x बढ़ गया। अब यहां पर कहने का अर्थ क्या है? अभिक्रिया की दर, यानी अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर है? अभिकारक। इधर वाले को अभिकारक कहते हैं, उधर वाले को उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक की सांद्रता की घात पर, अभिकारक की सांद्रता की घात पर, तो अभिक्रिया की दर को लिखते हैं हम लोग dx/dt। वो किस पर निर्भर है? अभिकारक की, यानी अभिकारक कौन है? R है। इसकी सांद्रता, ये सांद्रता की घात की, कौन सा कोटि अभिक्रिया? शून्य कोटि अभिक्रिया। तो शून्य कोटि में घात 0, प्रथम कोटि में घात 1, द्वितीय कोटि में घात 2। अब यहां पर dx/dt अनुक्रमानुपाती हटाओगे एक नियतांक लोग के, और पता है आपको किसी का भी घात 0 हो उसका मान 1 होता है, किसी का घात 0 हो उसका मान 1 होता है। ये पहुंच जाएगा इससे गुणा में। ठीक, तो dx बराबर हो जाएगा k/dt। कभी भी अगर dt, ds, dz, dy हो, हमेशा समाकलन क्या आता है? बायोलॉजी वालों को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, मैथ वालों को तो पता ही है कि हमेशा समाकलन क्या आता है। तो हम लोगों ने क्या किया? दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, तो ये हो गया 1dx बराबर, ये हो गया k को बाहर कर लो तो 1dt। एक फार्मूला गणित का फार्मूला है, गणित में ही फार्मूला है ये कि 1dx का फार्मूला था x। ठीक, तो इसी प्रकार ये हो जाएगा x बराबर ये k और 1dt का तो हो गया t, 1dt का क्या हो गया? t। समाकलन कांस्टेंट c। ठीक, अब इसको मान लो समीकरण 1। अब एक चीज का ध्यान रखना कि यहां पर x बराबर 0 है, यहां पर x का मान देखो क्या है? 0 है। ठीक, और t का मान भी 0 है तो x का मान भी 0। यहां पर फर्स्ट कंडीशन में t का मान 0 है, तो उस कंडीशन में x का मान भी देखो 0 ही है।
तो उस कंडीशन में ये हो गया 0 बराबर के 0 इंटू के बराबर सी, अर्थात सी का मान क्या आ गया 0। समीकरण 1 में रख दो, सी का मान समीकरण 1 में रख दो, तो x बराबर क्या हो जाएगा के टी। तो k का मान निकालना है तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा x बटे टी। k बराबर क्या हो जाएगा x बटे टी। यही दोस्तों जो है आपका शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक हो जाएगा। किसके लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। इसका मात्रक पूछा गया था, तो मात्रक क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसमें पूछा भी गया ना कि इकाई, तो इसकी इकाई क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसके बाद संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको ज्ञात करके देना है, तो उससे पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है। देखो गा, 5 में गा में उत्तर लिखोगे आप लोग, 5 में गा, उत्तर 5 का गा। इन्होंने 5 गा में क्या कहा है कि संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें यश, इसके जो तत्व है यश ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच स्थित है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 3 अभिलक्षणिक गुणों को लिखिए, 3 अभिलक्षणिक गुण भी लिखना आपको। तो नंबर 1, एक काम करते हैं, गुणों को पहले लिख देते हैं, गुणों को पहले लिख देते हैं। तो गुण नंबर 1 धात्विक गुण। तो लिखना है इसमें आपको क्या लिखना है कि इसमें धात्विक गुण पाए जाते हैं, यानी धात्विक गुण के अंतर्गत इसको आघात वर्धनीयता और तन्यता गुण पाए जाते हैं। क्योंकि आघात वर्धनीयता का मतलब होता है जब किसी धातु को पीटते हैं तो अगर वो चौड़ाई में बढ़े तो आघात वर्धनीयता, अगर लंबाई में बढ़े तो तन्यता। तो इसमें आघात वर्धनीयता और तन्यता दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, ये लिखना। नंबर 2 पे आप लोग लिखना रंगीन आयन। तो इसमें रंगीन आयन बनाने के गुण होते हैं। इसमें कौन से गुण होते हैं, रंगीन आयन, क्योंकि इनका जो n-d उपकोष है पूरा भरा नहीं होता है, खाली होता है। तो जिसमें खाली होता है उसका मतलब वो रंगीन आयन बना सकते हैं। तो धात्विक गुण और रंगीन आयन, इसमें n-d उपकोष खाली होने के कारण इसमें रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, 3 गुण पूछे गए, 3 गुण। तीसरा गुण लिखना चुंबकीय गुण। कौन सा गुण, चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण के अंतर्गत ध्यान रखना कि ये तत्व अधिकतर अनुचुंबकीय होते हैं। ये कैसे होते हैं, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय क्यों, क्योंकि जिसमें भी n-d उपकोष खाली हो उसमें अनुचुंबकीय होगा, खाली ना हो तो प्रतिचुंबकीय। तो इसमें अनुचुंबकीय गुण इसलिए होते हैं क्योंकि n-1d उपकोष खाली होता है, इसलिए इसमें कौन सा गुण पाया जाता है, अनुचुंबकीय गुण पाया जाता है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर तो यही है, संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे ना तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये तो लिख लोगे ना आप लोग, बना के लिख लो ना, बता तो दिया हमने। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब सिलेबस पढ़ाया था, ट्रिक बताया था, याद रखना जरूरी है आपके। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों क्यों जान जलाती हो, ये इसका ट्रिक था। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों जान जलाती हो। ठीक है, इसके लिए याद रखोगे। अच्छा, स्टार का मतलब क्या हो गया, इसमें अपवाद है, इसमें अपवाद है। अपवाद का मतलब जानते हैं, इसमें कमी नहीं है, ये अपने अष्टक पूरा कर लेते हैं, अर्धष्टक पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसमें अपवाद है। गिनती गिनो, स्कैंडियम 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30।
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 गिनो जरा कितना हो गया 10 18 3 बाकी है। कितना हो गया 3 बाकी है। तो 3p6 3d1 4s2 क्या हो गया 4s2। अब इसी प्रकार इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2 ठीक 22 हो गया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2 क्योंकि पता है इसमें दो ही दे सकते हैं, दूसरा आगे दे नहीं सकते ना। अब ध्यान रखना यहां पर हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d। अब अपवाद का मतलब है यहां पर इस फटाक से 5 कर लेता है, ये 1 कर लेता है। अब एक चीज ध्यान देना, डी में कितना हम लोग इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, डी में 10 दे सकते हैं। 10 का मतलब है उसकी कक्षा कंप्लीट, 5 का मतलब भी कंप्लीट, अर्ध कंप्लीट मतलब कंप्लीट, आधा कंप्लीट को मतलब कंप्लीट। ये अपवाद है। तो ये अपवाद मतलब अपवाद का मतलब ये कोई कमी नहीं है, ये अपनी अष्टक पूरा करने के लिए, अपनी कक्षा को पूरा करने के लिए करते हैं। एस में 2 दे सकते हैं, 1 है तो भी ये कंप्लीट। हाँ अब देखो यहां से फिर से एक बार 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 गिनो जरा पहले गिन लेते एक बार 10 10 20 26 ज्यादा हो गया, एक जो है आपके पास ज्यादा हो गया, यहां पर 5। फिर से नंबर इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 फिर 4s2 कंप्लीट है, ये एक ज्यादा हुआ। फिर 1s2 2s2 बढ़ते ऐसे जाएगा 3d7 4s2, इसमें वही आएगा 3d8 4s2, इसमें वो नहीं होगा, इसमें वो नहीं होगा। 3d8 के बाद क्या आना चाहिए 3d9, क्या आना चाहिए 3d9, लेकिन ये अपनी अपवाद के कारण यहां पर 3d डायरेक्टली 2 बढ़ाकर 10 कर लेता है और इसको 1 देखो ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, डी भी कंप्लीट एच भी कंप्लीट, कंप्लीट कहेंगे इसको। अर्ध आधा का मतलब होता है कंप्लीट, ये कंप्लीट है ठीक। इसको जब भरेंगे ना तो 3d10 4s2 ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट और ये भी कंप्लीट। ये अपने इन्होंने क्या किया अष्टक को पूरा किया है ठीक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और कुछ है नहीं। अब क्वेश्चन 5 का उपसय संयोजन यौगिकों के वर्नर सिद्धांत की व्याख्या। दो वर्नर सिद्धांत की व्याख्या आपको बता देते हैं। वर्नर सिद्धांत की व्याख्या इन्होंने पूछा है। तो वर्नर सिद्धांत जब हमने आपको सिलेबस पढ़ाया था तब भी बताया था कि वर्नर सिद्धांत, बाद में वर्नर सिद्धांत को आपको स्क्रीन पर भी दिखा दिया जाता है, इतना है स्क्रीन पर दिखा दिया जा रहा है, इससे आप लोग नोट कर लो वर्नर सिद्धांत है क्या चीज, आखिर वर्नर ने क्या कहा था। तो वर्नर ने कुछ भी नहीं कहा था, वर्नर ने संकुल यौगिकों के बारे में ही नियम दिया था। किसके बारे में नियम दिया था, संकुल यौगिकों के बारे में। 1893 में इन्होंने अपना नियम दिया था। कब नियम दिया था 1893 में। सबसे पहले इन्होंने कहा था जब संकुल यौगिक को जल में घोला जाता है, जब संकुल यौगिक को, संकुल यौगिक जानते हो ना आप लोग, जिसमें केंद्र दाता परमाणु हो, धातु परमाणु हो, लिगेंड के साथ जुड़ा हो, उसे संकुल यौगिक कहते हैं हम लोग। संकुल यौगिक को जल में घोला जाता है तो प्राथमिक संयोजकता से जुड़े ऋणायन आयनित हो जाते हैं, जबकि द्वितीयक संयोजकताएं अनायनित रहते हैं। यानी जब भी संकुल यौगिक को जल में घोला जाता है, जब भी संकुल यौगिक को जल में घोला जाता है तो प्राथमिक संयोजकता से जुड़े ऋणायन आयनित हो जाते हैं। जो प्राथमिक संयोजकता से जुड़े होते हैं वो आयनित हो जाते हैं और जो द्वितीयक से जुड़े होते हैं वो अनायनित हो जाते हैं। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा था प्राथमिक संयोजकताएं आदिशात्मक होती है, प्राथमिक संयोजकता में कोई दिशात्मक नहीं होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकताएं दिशात्मक संयोजकताएं होती है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि द्वितीयक संयोजकता से जुड़े लिगेंडों को विभिन्न प्रकार से अंतराकोश में व्यवस्थित किया जा सकता है, जबकि इसके कारण भिन्न भिन्न विन्यास होता है। अतः ये यौगिक त्रिविमीय साम्यता प्रदर्शित करते हैं।
तो ये यौगिक क्या करते हैं, त्रिविमीय समवायता प्रदर्शित करते हैं। बात बाकी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, अपनी कॉपी में नोट बना लीजिए, इसको तैयार कर लीजिए, वरना सिद्धांत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मेहनत लगता है वीडियो बनाने में दोस्तों, लाइक जरूर करके जाना, जिससे कि हम डिमोटिवेट ना हो। हम अगर डिमोटिवेट हो जाएंगे तो हो सकता है कि फिर वीडियो बनाने का मन ही ना लगे। तो फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते रहिए हर एक सेट में। ले लो इतने का स्क्रीनशॉट।